वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं अभी लाइव अल्टरनेट करंट प्रत्यावर्ती धारा के बारे में अपन बात कर रहे थे। इसकी पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिए, पार्ट 1 और पार्ट 2। और उम्मीद करता हूं कि आपने पार्ट 2 को फुल एंजॉय किया होगा। लास्ट डे पार्ट 1 में हमने केवल नींव रखी थी हमारी बड़ी वाली बिल्डिंग जो हम बनाने जा रहे थे एसी की। और पार्ट 2 यानी कल हमने एल पढ़ा, हमने सी पढ़ा, हमने आर पढ़ा। एल सी और आर को अलग अलग सर्किट के रूप में फुल कंपैरिजन के साथ में मैंने कल आपको बता दिया, ग्राफ के साथ में, फेज डिफरेंस के साथ में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एल सी और आर यानी एल सी आर सर्किट। बोले तो पार्ट 2 का फुल कॉपी पेस्ट करेंगे, फुल कंपैरिजन करेंगे। यानी कल वाली क्लास का आज जबरदस्त रिवीजन होने वाला है। तो जो भी मेरी आर्मी क्लास में पहुंच चुकी है एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दें, लाइक बटन पे प्रेजेंट लगा दें। और उसके बाद में वो कहते हैं कि आज की क्लास में आग लगाने वाले हैं फटाफट से फुल जोश के साथ में। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो बेटा अल्टरनेटिंग करंट पार्ट 3 होगा। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने मिस कर दिया है तो उसको जाके देख लीजिएगा। हमारा प्लेलिस्ट अपडेट है, उस प्लेलिस्ट में उसको सर्च कर लीजिएगा, पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, मिशन जो आपका सिलेक्शन बेच 2021 है, इसमें आपको इसका कंप्लीट वीडियोज मिल जाएंगे आपको, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो। अगर मैं बात करता हूं ये हमारी टीम आरएसआर, वो कहते हैं ना टीम आरएसआर का सपना हर घर से हो वॉरियर अपना। हर एक बच्चे को ये चीज अपने दिल दिमाग में बिठा लेनी है कि बेटा अगर आप मेरे साथ चल रहे हैं, हमारी टीम के साथ चल रहे हैं तो जरूर आपको आपके टारगेट तक लेके जाएंगे। लेकिन रेगुलर रूटीन जरूरी है। हमारी अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेज भी होती है और प्लस के कोर्सेज भी आते हैं। अनअकैडमी की स्पेशल क्लास होती है हमारी सुबह 8 बजे। आज नहीं हो पाया था, कुछ इश्यू था, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया। तो हमारी वहां पे टॉप आपका 3000 क्लास चल रही है और उसकी 6 क्लासें ऑलरेडी हो गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट डे नेक्स्ट पार्ट होगा। तो ये फ्री क्लास है और कोई बच्चा इस क्लास को मिस ना करे। कोई भी बच्चा जो 21 के लिए तैयारी कर रहा है, अगर प्लस पे पढ़ना चाहते हैं तो आप ये कैटेगरी सेलेक्ट करें, उसके बाद में गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए। तो आपको 1 मंथ या 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, या तो लेना है 6 मंथ का, या फिर आपको लेना है आपका 12 मंथ का। और उसके बाद में आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे देन आपको 10% डिस्काउंट होगा। और बाकी सारे सब्जेक्ट भी इसी प्राइस रेंज में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, चाहे वो आपका जीएस हो। हमारी क्लासों का जो अपडेट है, मैथ्स इंग्लिश की जो पीडीएफ्स है वो आपको यहीं पे दिया जाता है। जो टेलीग्राम चैनल है टीम आरएसआर टेलीग्राम, यहीं पे आपको क्लासों का अपडेट मिलता रहता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं क्लासों का, 9:30 बजे मैथ्स की क्लास होती है, मुकेश सर ने अभी खत्म किया है। ये कॉन्सेप्ट क्लास होती है। ये फिजिक्स की कॉन्सेप्ट क्लास 10:50 पे, मैथ्स का प्रैक्टिस क्लास 12:15 पे, उसके बाद में इंग्लिश का कॉन्सेप्ट क्लास 2:30 बजे और उसके बाद में इंग्लिश का प्रैक्टिस क्लास 4 बजे। बीच में मेरी एक क्लास और आती है और वो क्लास होती है बेटा 1:30 बजे। कितना बेटा? 1:30 बजे। और वो क्लास होती है अनअकैडमी वॉरियर्स पे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बैच। और आज उसमें आएगा फ्रिक्शन टॉपिक, फ्रिक्शन का प्रैक्टिस करेंगे 1:30 बजे। चलो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव जो करंट है, इसका पार्ट 1 हमने कर लिया, पार्ट 2 हमने कर लिया। तो आज आग लगा देंगे पार्ट 3 में। तो जरा गौर फरमाइएगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, पहला जो मेरा पॉइंट है वो है जब परिपथ में LCR या RLC तीनों एक साथ कॉम्बाइन हो सीरीज कॉम्बिनेशन में। और मैं आपको बता दूं आपके सिलेबस में सीरीज कॉम्बिनेशन ही दिया गया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। तो सबसे पहले हम इसको एक बार डायग्राम से कनेक्ट कर लेते हैं। LCR में सबसे पहले मैं L बना देता हूं, उसके बाद में L, उसके बाद में C बना देता हूं, उसके बाद में R बना देता हूं। ठीक है जी। और यहाँ पे नीचे मैं एक AC सोर्स प्रत्यावर्ती स्रोत लगा देता हूं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। AC सोर्स है जिसका वोल्टेज E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चे कभी ये समीकरण चेंज मत करना, इस समीकरण को एज इट इज रखना। ये L आपका इंडक्टेंस है, ये C आपका कैपेसिटर है और ये R आपका रेजिस्टेंस है। जो इंडक्टेंस है इस पे विभव आपका VL है, जो कैपेसिटर है इस पर विभव आपका VC है और जो रेजिस्टेंस है इस पर आपका विभव VR है। अगर मैं टोटल विभव की बात करूं
टोटल सब पे तो उसका विभव V है। लेकिन मैंने आपको क्या बात बताई कि LCR सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, और आपको ये बात याद होनी चाहिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आपका पोटेंशियल होता है, जो विभव होता है, वो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे अलग अलग होता है। तो जो आपका इंडक्टेंस प्रेरकत्व है, इसका पोटेंशियल VL है, जो आपका कैपेसिटर है उसका पोटेंशियल VC है, और जो आपका रेजिस्टेंस है इसका आपका जो पोटेंशियल है वो VR है। तो ये बात याद रखिएगा, VL, VC और VR। अब इसकी मुझे आगे जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको सॉल्व करना चाहूंगा, लेकिन मैं पहले आपको इधर से क्लियर कर दूं, जो बेस्ट अपना जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको क्लियर कर दूं। यहां पे देखिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैं लिखने जा रहा हूं वो क्या है उसको नोट करिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं VR, तो मुझे क्या लिखना चाहिए IR। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो, इस बात को दिमाग में नोट कर ले। मैं नई चीज नहीं बता रहा हूं, मैं लिंक कर दूंगा प्रत्येक फैक्टर को ओम के नियम के साथ में। जब रेजिस्टेंस है, जब प्रतिरोध है, तो V बराबर IR, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चा मुझे आप बताओगे VL बराबर क्या होगा, VL बराबर I, और जब L इंडक्टेंस सर्किट में होता है तो प्रतिरोध का काम कौन करता है, जरा बताइए। रिएक्टिव इंडक्टेंस की बात अगर अपन यहाँ पे करते हैं, प्रेरणिक प्रतिघात की अगर अपन बात करते हैं, तो प्रतिरोध का काम करता है XL। और आपको ये चीज मैंने कल की क्लास में बता दी है बेटा, साइड में लिख देता हूं मैं, XL बराबर ओमेगा L होता है। प्रेरणिक प्रतिघात अगर सर्किट में प्रेरकत्व जुड़ा हुआ होता है तो प्रतिरोध का काम XL करता है। अगला सवाल अगर आपके दिल दिमाग में आ गया है कि मैं क्या लिखने वाला हूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में भरा हुआ दिखना चाहिए, कमेंट बॉक्स। अगला पॉइंट मैं चेक करूंगा अभी आपका कमेंट बॉक्स। चलिए तीसरा मैं लिखता हूं बेटा VC, और VC के लिए हो जाएगा IXC। और एक राज की बात और बता दूं, कल मैंने XC का वैल्यू आपको बताया था 1/ओमेगा C। तो ये तीनों चीज नई नहीं है बेटा, ये तीनों नया कोई फैक्टर नहीं है, ये हमने कल पढ़ा था, उसी फॉर्मेट को मैंने अप्लाई करके लिख दिया है। शुरुआत कर दी है मैंने बेसिक से, बेसिक आपका पॉइंट आपकी स्क्रीन पर डाल दिया है। बताइए जरा, क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? कॉन्सेप्ट क्लियर है? जरा जल्दी से बताइए। यस। अब एक चीज और अगर मैं यहां पे लेता हूं, आगे देखता हूं, स्लाइड खाली है, प्रतिघात, हाँ स्लाइड खाली है। ये चीज अगर आपने अप्लाई कर दिया तो मैं अगली स्लाइड पे चलूंगा। VR बराबर IR है, रेजिस्टेंस के लिए बेटा याद करिएगा B का B। टीम RS सर एक ही चीज, मुकेश सर क्लास में ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद प्रैक्टिस भी क्लास में ही करवाते हैं। अगला क्लास प्रैक्टिस का आता है। इंग्लिश वाले सर क्या करते हैं, क्लास में ही एक एक लाइन को, एक एक स्पेलिंग को, एक एक मीनिंग को लिंक कर देते हैं आपके जो जनरल लाइफ होती है उससे। सेम चीज तो मैंने क्या बोला, टीम RS सर का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए हम चाहते हैं कि बच्चा क्लास की क्लास में ही याद रख ले। तो बेटा VR बराबर IR, VL बराबर IXL और VC बराबर IXC। तो मेरे हिसाब से तीनों चीज क्लियर हो गई होगी। ये आपका इंडक्टेंस, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, मैं एक चीज यहां पे नोट कर दूं, स्पेशल पॉइंट के रूप में ऊपर नोट कर देता हूं, स्पेशल पॉइंट के रूप में ऊपर नोट कर देता हूं बेटा। यहां पे मैं आपको बता दूं कि जो आपका XL है वो XC से बड़ा होगा। ये कंडीशन हमने ऑलरेडी ले रखी है, क्योंकि मैं आगे बात करूंगा रेजोनेंशियल कंडीशन में दोनों को बराबर करूंगा। लेकिन जो कंडीशन है इसका उल्टा भी पॉसिबल है, लेकिन अपन एक ही कंडीशन लेके इसको सॉल्व करेंगे, और वो है XL ग्रेटर देन XC। ठीक है जी। मैंने ये बात यहाँ पे क्यों बोली है, क्योंकि मैं आगे आपको एक नए मैदान में लेके जाने वाला हूं, जहां पे हमारी जंग होने वाली है रिएक्टेंस के साथ में, यानी प्रतिघात के साथ में। तो बच्चे एक बार सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे बताइए, रिएक्टेंस यानी प्रतिघात क्या कॉन्सेप्ट है? ध्यान दीजिए, मेरी बात को नोट करिए। मैंने आपको दो रिएक्टेंस बताए, एक L के लिए और वो है आपका XL बराबर ओमेगा L। एक मैंने आपको दिया है C के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी धारीय प्रतिघात, और वो होता है 1/ओमेगा C। क्लियर है? तो मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना है। मुझे इसका क्या निकालना है? रिजल्टेंट, यानी बोले तो X निकालना है, क्योंकि XL आपका इसके इंडक्टेंस के लिए हो जाएगा और XC आपका कैपेसिटर यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस धारीय प्रतिघात हो जाएगा।
तो मुझे उसका रिजल्टेंट निकालना है, मुझे उसका क्या निकालना है, परिणामी निकालना है। तो मैं क्या कहूंगा बेटा, सिंपल सी बात बोलूंगा, अगर मैं ये कहा कि मुझे रिजल्टेंट निकालना है एक्स, तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका एक्स एल माइनस एक्स सी, क्योंकि मैंने ये कंडीशन ऑलरेडी बता दी है जिस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने वो चीज पहले क्लियर की है। तो x बराबर एक्स एल का वैल्यू ओमेगा एल और एक्स सी का वैल्यू 1/ओमेगा-c। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब कोई बच्चा ये पूछ ले कि सर क्या एक्स एल बड़ा है, तो एक्स एल लेस देन एक्स सी कोई कंडीशन आपको मिलेगी? बेटा आपके सिलेबस में तो है नहीं और ना कभी आपको पूछी जा सकती। ठीक है, आपको एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी वाली कंडीशन ही पूछी जाती है, जो आपको याद में रखनी है। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, यस सर। एसी वोल्टेज इज हार्मफुल देन डीसी वोल्टेज रीजन। सर बेटा थोड़ा पेशेंस रख ले, चड्ढा है ये, क्या नाम है, विशाल चड्ढा। ठीक है, ये थोड़ा सा बेटा पेशेंस रख, अभी बात करेंगे, थोड़ा सा सब्र रख ले। अगर उसी सवाल के लिए आया है तो फिर क्या ही बोलूं तेरे को, सारी चीजें क्लियर करेंगे 1 बाय 1 स्टेप टू स्टेप। ठीक है, चलो जी, ये चीज क्लियर है सभी बच्चे? एक बार बताएं मुझे सारी चीज, ये चीज क्लियर है सभी बच्चों का? जो आपका प्रेरणिक प्रतिघात है, धारीय प्रतिघात है, उनका मैंने रिजल्टेंट निकाल दिया है। तो अब बताओ सारे बच्चों का डाउट क्लियर है? जरा बताना एक बार सारे बच्चे ईमानदारी के साथ में। यस, फास्ट जल्दी से बताइए बेटा। शाबाश शाबाश शाबाश। फिर मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि अगली स्टेप बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, अगली स्टेप बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है जबरदस्त लेवल पे। यस सर, क्लियर है? बच्चे का कमेंट आ गया, देखते हैं। बहुत बढ़िया। देखो 400 बच्चे लाइव है, बड़ा अफसोस होता है कई बार मुझे ये बात बोलते हैं, अपने आप पे शर्म आती है। और लाइक बटन पे कितने बच्चे हैं? 270 है ना। कभी कभी गुस्सा भी आता है, कभी कभी अपने आप पे शर्म भी आती है कि इन बच्चों के लिए तुम अपना कलेजा भी निकाल के दे दोगे ना, तो भी ये मुड़ के नहीं बोलेंगे कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। कभी समझ नहीं आएगा किसी टीचर का डेडिकेशन इनको। ठीक है, चलिए देखिए, बढ़िया, मर्जी है बेटा, लगाए रखो। इंपीडेंस की बात करें यानी प्रतिबाधा की बात करें तो वो क्या है, इसका फॉर्मूला, यानी मैंने बोला था लास्ट डे यानी कल की क्लास में मैंने कहा था इंपीडेंस के लिए कि बेटा ट्रेलर आज देख लो, मूवी कल देखेंगे। तो उस मूवी की बारी आज आ गई है, तो मैं जरा क्लियर कर दूं। एक मैं आपको डायग्राम क्लियर करूंगा, फिर उस फॉर्मूले पे लेके जाऊंगा। बच्चे जरा गौर फरमाना बेटा, एक बार ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, एक बार ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, जो मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक है जी, चलो देखिए, यहां पे मैंने एक चीज क्लियर किया है, यहां पे मैंने एक चीज क्लियर किया है, क्या कि यहां पे मैंने इधर आपका वी आर, विभव आपका वी आर लिया है, ये आर के लिए है। ठीक है, और मैंने इधर लिया है आपका एल ज्यादा है ना, एल। ठीक है, यहाँ पे विभव आपका मैं लिख सकता हूं, इधर लिख देता हूं, विभव वी एल आएगा। इधर मैंने लिया है सी, तो इसका विभव वी सी आएगा। ये आपका मूल बिंदु है। इस डायग्राम को देख के एक चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कल वाली क्लास से। अगर मैं इसको करंट को इधर रिप्रेजेंट कर दूं आई, तो बेटा जब रेजिस्टेंस होता है तो करंट और जो आपका विभव है सेम लाइन पे, फेज डिफरेंस 0। जब कैपेसिटर होता है तो वोल्टेज पीछे, करंट तो वहीं पे, वोल्टेज पीछे। और जब इंडक्टेंस आता है तो इंडक्टेंस से वोल्टेज जो है वो करंट से आगे। ये तो कल की बात थी और उसी को अप्लाई करके मैंने ये डायग्राम आपको बना दिया है। इस डायग्राम से वो कल वाले तीनों फेज डिफरेंस आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और वो फेज डिफरेंस क्या है, अगर रेजिस्टेंस है तो करंट और वोल्टेज सेम, और अगर इंडक्टेंस है तो वोल्टेज करंट से आगे, और अगर कैपेसिटर है तो वोल्टेज करंट से पीछे। कितना पीछे? π/2। ये बात हम कल कर चुके। इस डायग्राम को देख के एक चीज आपको अजीब नहीं लग रही? एक चीज आपको अजीब नहीं लग रही? वो क्या? बोले यार इस ग्राफ की ये वाली लाइन छोटी है और ये वाली लाइन बड़ी है। क्योंकि मैंने आपको भी एक बात बताई थी, शायद आप भूल गए होंगे, फिर से लिख देता हूं। एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी वाला कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं इधर। तो मैंने क्या किया, इस ग्राफ को ही बड़ा बना दिया ताकि आप बाद में कंफ्यूज नहीं हो। तो अब मैं इसको अप्लाई करने जा रहा हूं। सबसे पहले मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा तो ये जो वैल्यू है वो इसमें से माइनस करूंगा। तो ये वैल्यू मैंने इसमें से माइनस की तो मेरा पॉइंट यहीं तक आ गया। मतलब मेरा जो पॉइंट है वो यहीं तक आ गया, और जब पॉइंट यहां तक आ गया तो अब बची हुई वैल्यू ये बच रही है, यहां से लेकर यहां तक। मैं इसको रेड कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये वैल्यू बच गई है, ये वाला जो वैल्यू है वो ऊपर मैंने माइनस कर दिया है। तो ये जो वैल्यू बच रही है वो क्या बच रही है? वो बच रही है वी एल माइनस वी सी। अच्छा जी, अच्छा इधर क्या है? वी आर है। तो अभी मुझे इसका रिजल्टेंट निकाल लेना चाहिए। यस बिल्कुल निकाल लेना चाहिए सर।
ठीक है, बिल्कुल निकाल लेना चाहिए। ये आपका नीचे वी आर है, ये वी एल माइनस वी सी है, तो मैं इसको इधर लिख सकता हूँ बेटा, ये तो पैरेलल शिफ्टिंग होती है, वी एल माइनस वी सी, और ये नीचे आपका वी आर, कोई दिक्कत नहीं, इसको एरो इधर लगा लो। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, वी एल सी आर। अब समझ में आया, ये हमारा रिजल्टेंट है वी एल सी आर। तो वी एल सी आर रिजल्टेंट है, तो अब तो पूरी कहानी खत्म हो गई, अब तो पूरा स्टोरी फिनिश हो गया। आपको एक ट्राइंगल नजर आता है, इसका ये अगर ये थीटा, या मैं फाई लेता हूं, चलो मैंने फाई ले लिया, तो ये आपका परपेंडिकुलर वी एल माइनस वी सी, ये बेस वी आर, और ये आपका रिजल्टेंट। तो बड़ा आसान काम था। कैसे, चलो रिजल्टेंट निकाल के मुझे बताना जरा, क्या वी एल सी और आर बराबर परपेंडिकुलर है, तो बेटा लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, आधार क्या है बेटा वी आर, तो बेस का स्क्वायर किया वी आर का स्क्वायर, और आपका दूसरा लंब क्या बेटा वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। क्या मैंने नई चीज नहीं लिख दी इधर? अरे कुछ नया तो नहीं लिख दिया? बताना जरा, कुछ नया तो नहीं लिख दिया? मैं कुछ नया कर रहा हूं तो बता देना। सारी चीजें मैंने जो कल बताई है वही अप्लाई किए। और इस ट्राइंगल में जो आपका समकोण त्रिभुज है, इसमें मैं वी एल सी आर बराबर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर कर सकता हूं, क्योंकि ये आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर तो कर्ण का स्क्वायर आएगा ना, मुझे तो कर्ण निकालना है, डायगोनल निकालना है इसका, तो मैंने सामने अंडर रूट लगा दिया। क्लियर है बच्चे? क्लियर है सर, बढ़िया है सर, शाबाश, बढ़िया, अच्छा कमेंट देखा बच्चे का। चलो देखो बेटा, स्टेप टू स्टेप इसका हलवा बनाते हैं। अभी क्या हलवा है, वी एल सी आर बराबर, बेटा वैल्यू पुट करो। मैंने वी आर का वैल्यू याद करवाया है, लिखा हुआ दिख रहा है क्या? लिखा हुआ दिख रहा है वी आर का वैल्यू, वी एल का वैल्यू, वी सी का वैल्यू पहले ही याद करवा चुका हूं। देखो यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए। चलो पुट करो, वी आर का वैल्यू हमने बोला आई आर, स्क्वायर है तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर, प्लस वी एल का वैल्यू है आई एक्स एल, माइनस वी सी का वैल्यू आई एक्स सी, तो इसका होल स्क्वायर। चलो जी कोई दिक्कत नहीं है। अगली स्टेप बेटा वी एल सी आर बराबर, आप मुझे बताइए अगर मैं यहां पे आई स्क्वायर बाहर निकालूंगा इस कोष्टक के, तो स्क्वायर है तो आई का स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर आर स्क्वायर, प्लस आई को बाहर निकाला आई स्क्वायर, अंदर बच गया एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये आई मैंने इधर से निकाला था तो इसका स्क्वायर हो गया। अब आई को अंडर रूट से बाहर निकालूंगा, जरा देखना बच्चे, जरा देखना एक बार, आई को अंडर रूट से बाहर निकालूंगा, क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर है और बाहर आई आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस का एक्स सी का होल स्क्वायर। बेटा इस आई का भाग लगाना जरा एक बार, वी एल सी आर बटा आई बराबर अंडर रूट, याद हो गया मैं कहाँ लेके जा रहा हूं, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। बेटा जरा ओम का नियम बताना मुझे, मैं थोड़ा सा आपको बैक ले जाता हूँ ब्लैक स्क्रीन पे, जरा मुझे ओम का नियम बताना बेटा। V बराबर आई आर, और अगर मुझे R निकालना हो तो V बटा आई। किसी बच्चे को कोई ऐतराज? अच्छा जी, मैंने V की जगह क्या लिख दिया, वी एल सी आर बटा आई, यानी विभव रिजल्टेंट है, परिणामी विभव है, तो फिर प्रतिरोध भी परिणामी आना चाहिए ना, है। और परिणामी प्रतिरोध का नाम क्या होता है, इम्पेडेंस यानी प्रतिबाधा। कल बताया था मैंने कि अगर L भी जुड़ा हुआ हो, C भी जुड़ा हुआ हो, R भी जुड़ा हुआ हो, या तीन में से कोई दो हो, तो जो रिजल्टेंट रुकावट है उसका नाम है इम्पेडेंस यानी प्रतिबाधा, और उसको किससे लिखते हैं, Z से। तो यहां पे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और मैं अब मैं इसको लिख देता हूं Z से, और अब आ जाएगा मजा जहर लेवल पे। अब अपना काम हो गया, Z बराबर अंडर रूट बेटा आर स्क्वायर प्लस, देखो मैं एक्सएल का वैल्यू नहीं पुट कर रहा, आप याद कर लीजिएगा, आपको पता है एक्सएल का वैल्यू ओमेगा एल और एक्स सी का वैल्यू ओमेगा 1 बटा ओमेगा सी, तो मैं लिख नहीं रहा क्योंकि वो बड़ा इक्वेशन बन जाएगा। आ गई अपनी आत्मा आ गई। अरे भैया इम्पेडेंस आ गया क्या? अरे गुरुजी ये डिराइव काहे किया है, हमने डिराइव नहीं किया इसको, ये ऑलरेडी आपको फॉर्मूला बनाया था। मैंने एक तीर से दो शिकार किए, पहला शिकार मेरा यहाँ पे हो चुका है, पहला शिकार मेरा इधर मुझे मिल चुका है, इधर मैंने फोड़ दिया है, और दूसरा मेरा ये, और ये लिखने का मकसद मेरा था इसको बताने का कि जेड कैसे आया। तो मैंने शिकार तो बहुत सारे किए लेकिन मोटे शिकार दो ही हैं, एक तो ये फॉर्मूला अभी याद कराऊंगा आगे, यहीं पे हलवा बना दिया इसका, और एक ये इंपेडेंस है यानी प्रतिबाधा।
जरा बेटा एग्री करना कमेंट बॉक्स में। मजा आ रहा है भैया? फिजिक्स है और वो भी अल्टरनेट करंट है। जो बच्चा दिल दिमाग का यूज करके क्लास में बैठा है उसी को समझ में आएगा। जो घूमने आया है बच्चे, हवा भी नहीं लगेगी, और जो हवा लगेगी उससे ठंड लगेगी, बेनिफिट नहीं होगा उसका। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, अगली स्टेप पे चलना चाहता हूं मैं। यस, आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। वोल्टेज समीकरण आ गया, लेकिन मुझे थोड़ी सी जगह और चाहिए यार। वोल्टेज समीकरण लिखना पड़ेगा इधर, तो मुझे थोड़ी जगह और चाहिए, मैं इसी को यूज कर लेता हूं। चलिए जी, एक बॉक्स बनाया और इस बॉक्स में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें डाल देता हूं। बेटा एक चीज मुझे बताना, ये जो रिजल्टेंट है इसका एंगल क्या है? सर जी फाई। तो अगर मैं इसको tan फाई लिखूं, किसी बच्चे को ऐतराज है? tan फाई बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है जी? VL माइनस का VC। आधार क्या है जी? आधार VR है सर। अच्छा, VL का वैल्यू सर जी I XL, VC का वैल्यू सर जी I XC बटा VR का वैल्यू सर IR। बेटा ऊपर से I लेके नीचे वाले I से उड़ा दो कॉमन, तो बेटा tan फाई बराबर क्या आ गया सर जी? tan फाई बराबर आ गया XL माइनस XC बटा R। हो गया काम हमारा, बस हो गया काम। एक और शिकार हमने लपेट लिया, एक और शिकार हमने लपेट लिया। जो रिजल्टेंट है, जो परिणामी है, जो परिणामी आ रहा है, उसका फॉर्मूला हमें मिल गया, एंगल मिल गया फॉर्मूले का। न्यूमेरिकल आएगा डायरेक्ट, tan फाई बराबर XL माइनस XC बटा R, XL माइनस XC बटा R। अभी जब मैं आगे बढ़ूंगा ना, जब मैं आपको रेजोनेंशियल कंडीशन दूंगा तो डायरेक्ट पूछूंगा कि XL XC के बराबर है, तो रिजल्टेंट tan फाई थीटा बराबर 0 डिग्री। अभी बहुत सारी कंडीशंस आएगी। रेजोनेंशियल कंडीशन में इंपेडेंस कितना होगा? Z मिनिमम बराबर R। ये सारी चीजें कॉपी पेस्ट करके आगे लेके जाऊंगा जब मैं रेजोनेंशियल कंडीशन की बात करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आगे बढ़े, आगे चलें। चलो जी आगे बढ़ते हैं। वोल्टेज समीकरण, वोल्टेज समीकरण की अगर अपन यहां पे बात करें तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, जिसका शिकार मैंने अभी किया था वही शिकार है सर। VL CR बराबर अंडर रूट आपका VR स्क्वायर प्लस का VL माइनस का VC। और ये मेरी आर्मी कभी चूकेगी नहीं, इधर निशाना लगाने में कभी नहीं चूकेगी। ये इस फॉर्मूले पे निशाना लगाने में कभी चूक नहीं करेगी, इस फॉर्मूले को फोड़ देंगे। ठीक है, शाबाश, गुर्दे फेफड़े में बस गया सर, मजा आ गया बच्चे, मजा आ गया। ये वोल्टेज इक्वेशन है जो मैंने अपना शिकार इधर कर लिया था, यहीं पे कर लिया था। ये मेरा पहला शिकार जो मैं आपको अभी बता रहा था ना, कैसे आया इसके लिए बेटा मैंने 5 मिनट इस डायग्राम पे दिया है, इसीलिए कैसे आया इसका सवाल अब नहीं उठता है। तो हमने एक तीर से पता नहीं कितने सारे शिकार कर लिए हैं। बताओ क्लियर है? अब आ जाओ फिर एक बार लपेट लेते एक सवाल को बढ़िया लेवल पे। फॉर्मूला याद हो गया है तो एक सवाल लपेट लेते हैं एग्जाम्पल की फॉर्म में। लपेट लो इसको फटाफट से, जल्दी से, 30 सेकंड मैक्सिमम टाइम है। शाबाश सर, ग्राफ गलत है तो भैया आप सही कर लो ग्राफ को, आप उसको सही कर लो, आपको सही पता होगा। अगर आप गलत बता रहे तो आप उसको सही कर लें, है कि नहीं है? अगर वो ग्राफ गलत है तो फिर आपको सही भी पता होगा, आप उसको सही कर लें बच्चे। निम्न चित्र में R L C के बीच विभवांतर दिखाया गया है, तो स्रोत का विभव होगा। मजा आ गया भैया, टॉप लेवल पे आएगा मजा। बहुत बेहतरीन सवाल है, जल्दी से सॉल्व कर लें, मजा आ जाएगा। शाबाश, बहुत बेहतरीन सवाल है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे वाह बेटा, फोड़ दिया, बहुत सारे बच्चों ने फोड़ दिया, समझ गए बच्चे हैं। अरे भाई सोर्स का पोटेंशियल पूछ रहा, विभव पूछ रहा, मतलब क्या पूछ रहा है? अरे भैया VLCR पूछ रहा है। और अभी अभी मैं याद करवा चुका हूं आपको, VLCR का फॉर्मूला अंडर रूट आपका VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। चलिए फिर लगे हाथ निपटा देते, अभी निकाल देते, इसकी भूत भगा देते इसका। तो VR कितना है सर? 30 वोल्ट है।
तो 30 का स्क्वायर कर लेते हैं, क्यों टेंशन ले रहे हैं। VL कितना है जी 60 वोल्ट है। अजी VC कितना है जी 100, तो 60 माइनस 100 का होल स्क्वायर। घबराना बिल्कुल नहीं है आपको। 30 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 900, और ये 60 माइनस 100, माइनस का 40 स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 40 का स्क्वायर 1600, 900 2500, तो सर जी 2500 का अंडर रूट मुझे बताने की जरूरत नहीं है कितना आएगा, 50 वोल्ट आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। बताओ फॉर्मूले का यूज कर लिया, मजा आ गया इक्वेशन सॉल्व करके। चलो आगे बढ़ते हैं सर, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, लपेट दिया सर, वाह। चलो फिर अब लपेटते हैं अगले वाले पार्ट पे। अब हम बात कर लेते हैं पावर की, यानी शक्ति, पावर इन एसी सर्किट। जो एसी सर्किट है उसमें अपन पावर की बात कर लेते हैं, पावर का कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं कि पावर को कैसे डिफाइन किया जा सकता है एसी सर्किट में। तो देखिए बेटा, सबसे पहली चीज जो जनरल सा कॉन्सेप्ट होता है बच्चे के पास, P बराबर W/T, रेट ऑफ वर्क डन किसके रूप में डिफाइन होता है, पावर के रूप में डिफाइन होता है, यानी शक्ति के रूप में डिफाइन होता है, रेट ऑफ वर्क डन। तो रेट ऑफ वर्क डन P बराबर W/T। अगर अपन यहां पे P बराबर W/T, W को अगर अपन डिफाइन कर दें तो W बराबर हो जाएगा आपका P इंटू T। सबसे पहली चीज, मैं इंटरेस्टिंग जो चीजें होगी वही आपको बताऊंगा, मेन मुद्दे वाली बात है वही करूंगा। एक चीज और, अगर अपन पावर को लिखें P बराबर W बटा आपका T, अगर मैं ये डिफाइन करूं आपको, अगर मैं इसको मतलब विभव के रूप में लिखूं तो W बराबर, कहते हैं ना VIP कॉन्सेप्ट, आपका कॉन्सेप्ट है P बराबर VI। आपको याद है VIP वाला फॉर्मूला, मैं बोलता था VIP, P बराबर VI, यानी VIP लोग हैं, है ना, ये तो बड़े VIP लोग हैं, वैसे ही तो P बराबर VI। अब यहाँ पे एक चीज और है, अगर मैं इस P का वैल्यू आपका VI रखता हूं तो मुझे एक फॉर्मूला, देखो पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला, अगर मैं P का वैल्यू VI रखता हूं तो W बराबर क्या आ जाता है बच्चे, VIT। ये एक और नया फॉर्मूला बन जाता है। ये न्यूमेरिकल के हिसाब से यूज करना होता है। किसके हिसाब से यूज करना होगा, न्यूमेरिकल के हिसाब से, यानी कैसा अपन न्यूमेरिकल पुट कर रहे हैं उसी हिसाब से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जो वर्क डन है VIT हो गया, पावर VI है, W बराबर P इंटू T या P बराबर W/T। तो एक तीर से कितने सारे शिकार यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं, जिनको हम निपटा रहे हैं, इधर उड़ा रहे हैं। डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, रेट ऑफ वर्क डन यानी कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है, पावर कहलाता है। रेट ऑफ वर्क डन पावर के बराबर होता है, ठीक है, रेट ऑफ वर्क डन पावर के बराबर होगा। ये ऑलरेडी डेफिनेशन में आपको बता चुका हूं। अगर आप नोट्स में नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, मैंने ब्रीफ में फॉर्मूले बता दिए हैं आपको, तो मेरे हिसाब से आपको ये फॉर्मूले याद होंगे। जो आपका वर्क डन होगा वो वर्क डन आपका VIT के रूप में, पावर P बराबर VI। इसका यूनिट, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये हमने पीछे नहीं लिखी, इसका यूनिट बेटा एक तो होता है वोट, और एक इस फॉर्मूले से देखो जूल पर सेकंड, वोट या जूल पर सेकंड, तो वोट या जूल पर सेकंड, और एक बड़ा मात्रक होता है हॉर्स पावर, याद है बेटा आपको, HP। बात करूंगा अभी मैं हॉर्स पावर, जूल पर सेकंड या वोट, ठीक है। और आपको ये चीज जरूर पता होनी चाहिए, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वोट, 1 HP बराबर 746 वोट। ये चीज बेटा तीसरा पॉइंट है, वो बहुत अहम है, याद करना बच्चे अभी का भी। पावर का यूनिट वोट, जूल पर सेकंड या आपका हॉर्स पावर अश्व शक्ति, और एक हॉर्स पावर में 1 HP में 746 वोट होते हैं, ये याद होनी चाहिए। सामने वाली स्लाइड, मैं खिड़की की बात नहीं कर रहा हूं, सामने वाली स्लाइड अगर क्लियर है तो मुझे कमेंट में रिप्लाई मिल जाए यस सर के लिए, तो मैं आगे बढ़ जाता हूं और आगे बढ़ जाते हैं। बच्चे 746 वोट कमेंट में लिख रहे हैं, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, ओके। चलो आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्लियर है, यस सर, बहुत अच्छे। आगे देखो, औसत शक्ति, ओहो, एवरेज पावर, पावर का नाम लेते हो नहीं आता शक्तिमान में, डॉक्टर जैकॉल है, पावर, वो साइंटिस्ट बढ़िया काम करता था हमेशा, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक चक्कर में, एक साइकिल में कंप्लीट एक चक्कर पूरा कर रहा है, उसमें जो तात्कालिक शक्ति होती है, जो इंस्टेंटेनियस पावर होती है, उसका जो एवरेज वैल्यू है, उसका जो औसत मान है, उसे ही एवरेज पावर कहते हैं, औसत शक्ति कहते हैं। एक कंप्लीट सर्कल के लिए जो इंस्टेंटेनियस पावर थी
उसी का एवरेज, जो इंस्टेंटेनियस पावर है उसी का एवरेज होगा आपका एवरेज पावर यानी औसत शक्ति। क्लियर है बेटा। अब डेफिनेशन का तो क्या ही करें, हम अचार डालें, इसका कोई दिक्कत नहीं है, एक इमेज बन जाए कि भाई अल्टरनेटिव जो करंट है इसका एवरेज पावर क्या है, तो हम बोल देंगे कि एक कंप्लीट सर्कल के लिए, एक कंप्लीट चक्कर के लिए, कंप्लीट राउंड के लिए जो इंस्टेंटेनियस पावर है, तात्क्षणिक शक्ति है, उसका एवरेज ले लो, उसका औसत ले लो, हमारा एवरेज पावर हो जाएगा, औसत शक्ति हो जाएगा। तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहां से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यस। चलो अब इस फॉर्मूले को अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ये जो एवरेज का पावर का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ बेटा। पी एवरेज बराबर, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लिख रहा हूँ पी एवरेज का कंपोनेंट के रूप में। अगर मैं लेता हूँ बेटा पीक वैल्यू तो ई नोट, आई नोट और कॉस फाई। फाई यहाँ पे फेज डिफरेंस होगा, कलांतर होगा, उसकी बात मैं अभी आगे करूंगा, थोड़ा सब्र रखना। अगर मैं इसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के रूप में लिखूं, अगर मैं इसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की फॉर्म में लिखूं तो मैं लिखूंगा बेटा पी एवरेज बराबर, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ई आर एम एस, आई आर एम एस, आई आर एम एस कॉस फाई, ई आर एम एस, आई आर एम एस कॉस फाई, या ई नोट आई नोट कॉस फाई की फॉर्म में इसको लिख दिया जाएगा। लेकिन एक चीज मैंने जो लिखा उसमें आपको एक चीज नोटिस आपने की कि यार ई नोट आई नोट को डायरेक्ट ई आर एम एस आई आर एम एस लिख दिया, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई है। कैसे, मैं उस गड़बड़ को एक बार नीचे एक्सप्लेन करता हूं, फिर भी इसको रफ करता हूं। बेटा जरा अप्लाई करना, पी एवरेज बराबर, बेटा ई नोट बराबर क्या होता है, ई नोट अगर अपन बात करते हैं, या जैसे मैंने बोला ई आर एम एस बराबर ई नोट अपॉन में रूट 2, याद आया बेटा, वी आर एम एस, सॉरी वी आर एम एस, ई तो मैंने लिख ही दिया, आई लिखना चाहिए मुझे, चलो मैं इसको आई में कन्वर्ट कर देता हूँ, आई आर एम एस। देखना बेटा चेंज करना, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। ठीक है, चलो आई आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, आई नोट अपॉन रूट 2। बताओ दोनों चीज क्लियर है, दोनों चीज क्लियर है, तो यहाँ पे फिर गड़बड़ हुई है। देखो बेटा ई नोट का वैल्यू क्या होगा, ई आर एम एस रूट 2, ठीक है, आई नोट का वैल्यू क्या होगा, अच्छा एक मिनट, इसमें रखो वैल्यू, ई आर एम एस का वैल्यू रखो, ई नोट, गड़बड़ उधर है, ई नोट अपॉन रूट 2, और आई आर एम एस का वैल्यू आई नोट अपॉन रूट 2, और साथ में क्या आया बेटा कॉस पाई। तो जो पी एवरेज के लिए जो फॉर्मूला आया वो आया बेटा 1/√2, 1/√2, रूट 2 हो गया, ई नोट और आई नोट, और ये हो गया आपका कॉस पाई। यानी एक्चुअल जो फॉर्मूला बनेगा इस फॉर्मूले का यूज करके वो बनेगा ये वाला, न कि ऊपर वाला। तो ये जो गड़बड़ है इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, इस फॉर्मेट को अपन यहाँ से रिमूव करेंगे, यहाँ पे हमने गड़बड़ की है उस गड़बड़ को आप करेक्ट कर लें। ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले से बनाएंगे तो गड़बड़ आपके सामने आएगी 1/2 की, 1/2 की रिलेशन कल की क्लास से हमने याद आपको करवाया है, कल वाले क्लास में ये रिलेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कल वाली क्लास में ये रिलेशन हम ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके हैं, और एक बहुत ही अच्छा सवाल आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे पावर जो है वो ई आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई के रूप में है। अगर ई आर एम एस का वैल्यू रखेंगे तो ई नोट बटा रूट 2, आई आर एम एस की बात करेंगे तो आई नोट बटा रूट 2, और साथ में कॉस पाई आ जाएगा, तो रूट टू हो जाएगा, यानी पी एवरेज बराबर 1/2 कॉस पाई, सॉरी 1/2 ई नोट आई नोट और कॉस पाई आपका फॉर्मूला मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से पहला फॉर्मूला बच्चे और दूसरा फॉर्मूला एवरेज पावर का, औसत शक्ति का, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद हो जाने चाहिए सभी बच्चों को। जल्दी बताइए, सभी बच्चों को ये दोनों फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। अगर याद है तो मुझे बताइए, मैं आगे बढ़ता हूं। और कंफ्यूज मत होना बेटा, पी एवरेज को ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, इसको पी एवरेज ही बोलते हैं। ये जो मैंने कोष्टक लगाया है ना, इसका मतलब एवरेज ही है। कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ हो तो एग्जाम में भी ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, तो घबराना बिल्कुल मत। ये पी एवरेज जो लिखा हुआ है ना, इसको पी एवरेज के रूप में डिफाइन करते हैं। ठीक है, यस सर। चले आगे, देखो बेटा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। आपका ये पॉइंट तो मैंने इसी में यूज कर लिया, दोनों फॉर्मूले, तो ये आपका स्लाइड खाली बच गया है। अब देखिए आभासी शक्ति की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, यानी एवरेज पावर की मैं अगर बात करता हूं, एवरेज पावर आभासी शक्ति आ गया, एब्सोल्यूट पावर आ गया। एक चीज और नोट कर लेते हैं, इधर इस स्लाइड का यूज कर लेते हैं, इस स्लाइड का एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। वो क्या है बेटा, आप मुझे नंबर 1 आर के लिए, रेजिस्टेंस के लिए पी एवरेज निकाल के बताओ, जरा कमेंट करना बच्चे। रेजिस्टेंस के लिए पी एवरेज बराबर, बेटा देखो
ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। अगर मैं रेजिस्टेंस के लिए बात करूंगा तो फेज डिफरेंस, अगर सर्किट में रेजिस्टेंस है तो फेज डिफरेंस होगा 0, तो कॉस 0 और कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, यानी पी एवरेज बराबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आई आर एम एस कॉस 0 का मान 1, तो पी एवरेज बराबर ई आर एम एस आई आर एम एस है। इसी का सवाल एग्जाम में पूछा गया था अभी कि किसके लिए पावर कंजप्शन मैक्सिमम होता है, शक्ति से सबसे ज्यादा होता है, और वो होता है रेजिस्टेंस से। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस में फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बीच में 0 होता है, तो उसमें शक्ति से सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि पी एवरेज उसका ई आर एम एस और आई आर एम एस है। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट में और अगर इसमें ऐड करूं तो मेरा दूसरा पॉइंट हो जाएगा बेटा, दूसरा पॉइंट अगर मैं लेता हूं एल के लिए, या मैं इसको लिखूं एल के बाद में अगर मैं एल ले लेता हूं और सी ले लेता हूं, दोनों एक साथ लिख लेते हैं। अगर पी एवरेज की बात करें तो बेटा, अगर सी के लिए पी एवरेज की बात करें तो दोनों के लिए जो फेज डिफरेंस है वो पाई/2 होता है, और अगर दोनों के लिए फेज डिफरेंस आपका पाई/2 है तो आप मुझे ये बताइए यहाँ पे जो आपका पी एवरेज आएगा दोनों के लिए वो आपका 0 आ जाएगा, चाहे वो सी के लिए हो चाहे वो एल के लिए हो, क्योंकि cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका सवाल है। आपका पी एवरेज इंडक्टेंस के लिए और पी एवरेज कैपेसिटर के लिए यानी 0 हो जाएगा। रेजिस्टेंस के लिए मैक्सिमम है और आपका इंडक्टेंस और कैपेसिटर के लिए 0 आपका आ जाएगा। दोनों फॉर्मूले आपके क्लियर होने चाहिए। क्लियर है बेटा? क्लियर है? आगे चलें। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपका पॉइंट यहां से फॉर्मूले, और ये आपका रेजिस्टेंस के लिए, ये इंडक्टेंस और कैपेसिटर के लिए आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो अब आते हैं हम इंटरेस्टिंग फैक्टर पे, और वो अपना इंटरेस्टिंग फैक्टर है बेटा एपीरेंट पावर, यानी आभासी शक्ति। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका मैं बनाने जा रहा हूं। जो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट किया आभासी शक्ति का, क्या कहता है, किसी भी सर्किट में आपका जो एफिशिएंट वोल्टेज है, आभासी शक्ति है, जो आपका एफिशिएंट करंट है, आभासी धारा है, उसके मान का गुणनफल, उसका प्रोडक्ट, उसका गुणनफल, वो कहलाएगा आपका एफिशिएंट पावर, यानी आभासी शक्ति। यानी आभासी वोल्टेज और आभासी आपका जो धारा है उसी का गुणनफल आभासी शक्ति होगा। अब कोई बच्चा पूछे सर आभासी वोल्टेज क्या है? बेटा जो वोल्टेज और करंट का जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वही आपका एफिशिएंट वोल्टेज फिर करंट का वैल्यू है। आप देख रहे होंगे इधर, इस फॉर्मूले को जरा गौर से देखिए। ये फॉर्मूला अभी मैंने आपको बना के दिया था। ये जो पावर का फॉर्मूला था वही एफिशिएंट पावर के रूप में आ रहा है, नया कुछ नहीं है। आई आर एम एस ई आर एम एस, फर्क कितना सा है, यहाँ पे कोस पाई को टोटली रिमूव कर दिया गया है, कोस पाई इसमें नहीं आएगा। आपका आभासी शक्ति आई आर एम एस ई आर एम एस, और आपको पता है आई आर एम एस और ई आर एम एस को अगर पुट करेंगे वैल्यू नोट की फॉर्म में तो नोट हो जाएगा ई नोट आई नोट बटा 2। अभी बताया था ना बेटा, ई नोट आई नोट बटा 2। कोस तो आएगा ही नहीं, कोस को तो हटा दिया गया यहाँ पे। तो ये क्या लिखा हुआ आया, दूसरा फॉर्मूला आपका ई नोट आई नोट बटा 2, यही एफिशिएंट पावर है। ये भी आपका एफिशिएंट पावर का फॉर्मूला, दोनों आभासी शक्ति के फॉर्मूले हैं। ये रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू के रूप में और ये पीक वैल्यू के रूप में, यानी आपका जो शिखर मान होता है उसकी फॉर्म में, और ये आपका रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू की फॉर्म में। बताइए क्लियर है सभी बच्चों का? बताइए क्लियर है सभी बच्चों का? आभासी शक्ति का फॉर्मूला, आभासी शक्ति का फॉर्मूला क्लियर है सभी बच्चों का? आई आर एम एस ई नोट आई नोट बटा 2। एफिशिएंट पावर का मतलब है एफिशिएंट वोल्टेज, आभासी शक्ति और आभासी धारा का गुणनफल, जो ऑलरेडी आपको यहाँ पे मैं याद करवा चुका हूं। थोड़ा सा आगे बढ़े। अच्छा, आभासी शक्ति का मान जो आपका एफिशिएंट पावर है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, हमेशा धनात्मक होगा। ये सवाल बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट का सवाल बन जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बना लेगा आपका। जो आपका आभासी शक्ति है, जो आपका एफिशिएंट पावर है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, हमेशा धनात्मक होगा। ठीक है, यस। तो चलो ये दो सवाल इधर से तैयार किए, एक सवाल इधर से तैयार किया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और वो क्या है बेटा, वो है आपका पावर फैक्टर। वाव, मोस्ट और वेरी मोस्ट, ये मान लो आप
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पावर फैक्टर का आपका कॉन्सेप्ट है शक्ति गुणांक। पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक, नाम से ही पता चल रहा है पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक। यस सर। तो पावर फैक्टर, अब अपन यहां पे एक चीज में आपको भी क्लियर करने जा रहा हूं, दो फॉर्मूले दूंगा, दोनों याद रखना। पहला फॉर्मूला आपका बेटा एवरेज पावर, यानी मैं लिखूंगा यहां पे शक्ति गुणांक cos पाई को मैं यहां पे बता देता हूं बेटा पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर होता है cos पाई। तो मैं इसको डिफाइन करने जा रहा हूं। डेफिनेशन क्या है बेटा, पी एवरेज, पी एवरेज और जो आपका पी एप्रिएंट है आभासी शक्ति है, ठीक है, पी एप्रिएंट है आभासी शक्ति है, यानी औसत शक्ति और आभासी शक्ति का रेशियो, अनुपात आपका पावर फैक्टर कहलाता है, शक्ति गुणांक कहलाता है। तो अब आती है कहानी cos फाई बराबर पी एवरेज क्या होता है बच्चे, ई आर एम एस, आई आर एम एस और इधर से cos फाई, ठीक है। और इधर देखिए, इधर देखिए पी एप्रिएंट क्या था बेटा, ई आर एम एस और आई आर एम एस, ये पूरा कट गया तो बताओ क्या बच गया, cos फाई बच गया। और इसी को मैंने क्या बताया है, इसी को मैंने क्या बताया है, पावर फैक्टर बताया है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपका बन जाता है पावर फैक्टर का। औसत शक्ति, एवरेज पावर और जो आपका आभासी शक्ति है, एपिएंट पावर है, उसका अनुपात, उसका रेशियो आपका पावर फैक्टर कहलाता है, cos पाई कहलाता है, ठीक है। पावर फैक्टर शक्ति गुणांक आपका cos फाई के रूप में अपन यहां पे बात करें, बड़ा गजब का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका पहला डेफिनेशन है, पहला इसका फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। पावर फैक्टर, जिसको मैंने बताया, एक बार फिर से इधर लिख देता हूं, cos फाई। पावर फैक्टर को किसके रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चे, cos फाई के रूप में, जो आपका आभासी शक्ति और वास्तविक शक्ति के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे देखिए यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये पीछे मेरा फॉर्मूला यहाँ पे बता दिया, तो ये टेबल आपके खाली रह गई है। यहाँ पे आ जाता हूं मैं दूसरी डेफिनेशन पे, और जो दूसरी डेफिनेशन आपकी क्या है, शक्ति गुणांक का मान परिपथ के प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस बोले तो R और सर्किट का इम्पेडेंस बोले तो Z के रेशियो के बराबर होती है। और ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा वायरल होती है बच्चे, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। cos फाई बराबर R अपॉन Z, cos फाई बराबर R अपॉन Z, ये आपका पावर फैक्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट वायरल डेफिनेशन आपका। सर्किट के रेजिस्टेंस और इम्पेडेंस बोले तो प्रतिबाधा Z का जो अनुपात है वही कहलाता है पावर फैक्टर, यानी cos फाई बराबर R बटा Z। ये पावर फैक्टर का फॉर्मूला cos फाई बराबर R बटा Z आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है बेटा, यहां से डेफिनेशन क्लियर है। अब इसके अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप डिस्कस करना चाहो तो वो कर सकते हैं। जैसे अगर सबसे पहले अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करें, बेटा इसका यूनिट बताना, ये चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है यहाँ पे, इसका यूनिट बताना। कमेंट करो फटाफट से इसका यूनिट, जल्दी से इसका यूनिट कमेंट कर दो बच्चा फटाफट से। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। न्यूमेरिकल डेली होता है 1:30 बजे भैया, न्यूमेरिकल डेली होता है 1:30 बजे। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होती है डेली 1:30 बजे अनअकैडमी वॉरियर्स पे। समझ में आ रहा है बच्चे, डेली अनअकैडमी वॉरियर्स पे प्रैक्टिस होती है टॉपिक वाइज। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक मैंने रखा है फ्रिक्शन का, यानी घर्षण का, ठीक है। चलो देखते हैं। cos फाई बराबर R अपॉन Z, ये यूनिट लेस है। ये क्या है बेटा, यूनिट लेस बोले तो मात्रक हीन है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। ये यूनिट लेस है और डायमेंशन लेस है, यानी मात्रक और इसकी विमा नहीं होती, ना कोई मात्रक होता है ना कोई इसकी विमा होती है, ठीक है। यस, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे स्पेशल पॉइंट बना के डाल दिया है, पावर फैक्टर की डिपेंडेंसी यानी शक्ति गुणांक की निर्भरता। पावर फैक्टर की डिपेंडेंसी की अगर मैं बात करता हूं, शक्ति गुणांक की निर्भरता की बात करें तो वह डिपेंड करता है जो आपके सब्सटेंस है, जो कंपोनेंट है उसके नेचर पे, यानी उसकी प्रकृति पे डिपेंड करता है। कंपोनेंट ऑफ द सर्किट है, जो नेचर है, जो पावर फैक्टर है वो आपका डिपेंड करेगा कंपोनेंट ऑफ द सर्किट, जो उनका नेचर है, जो उनकी प्रकृति है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये पावर फैक्टर की जो डिपेंडेंसी है ये जरूर आप याद रखिएगा, यहाँ से आपका कोई ना कोई सवाल बनाया जा सकता है। लेकिन इससे खतरनाक सवाल
अब बनेगा, और वो सवाल आपका आपके स्क्रीन पर है। अगर मैं cos फाई यानी पावर फैक्टर की बात करूं तो पावर फैक्टर है, अगर प्योर रेजिस्टेंस हो, अगर शुद्ध प्रतिरोध सर्किट में हो तो पावर फैक्टर का वैल्यू, जल्दी से कमेंट भर दो, cos फाई। और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो फेज डिफरेंस आपका 0 डिग्री आता है, तो cos 0 और cos 0 का मान 1 होता है, जो कि मैक्सिमम है, जो कि मैक्सिमम है आपका पावर फैक्टर का मैक्सिमम वैल्यू, cos 0 का मान 1। प्योर अगर रेजिस्टेंस है तो ही आपका फेज डिफरेंस 0 डिग्री आता है वोल्टेज और करंट के बीच में। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से डायरेक्ट सवाल आपका बनने वाला है, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। यस सर, थोड़ा सा आगे बढ़े। प्योर रेजिस्टेंस अगर हो गया, उसके बाद में प्योर इंडक्टेंस है, यानी आपका प्रेरकत्व है, और इसके लिए अगर मैं फेज डिफरेंस की बात करता हूं तो इसके लिए फेज डिफरेंस होता है π/2, और अगर फेज डिफरेंस π/2 है तो cos पाई, और cos पाई का वैल्यू cos π/2, और cos π/2 का वैल्यू आ गया आपका 0, आंसर आ जाएगा। अगर प्योर इंडक्टेंस है और अगर प्योर कैपेसिटर है तो इसका फेज डिफरेंस भी π/2 होता है, और इस फेज डिफरेंस π/2 में cos फाई या cos π/2, वही बात मुझे फिर से बोलने की जरूरत नहीं है, पावर फैक्टर केवल रेजिस्टेंस के लिए ही आता है, बाकी इंडक्टेंस और अगर कैपेसिटर की बात करें तो इनके लिए पावर फैक्टर का वैल्यू 0 आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवा रहा हूँ। क्लियर है बेटा अच्छे से? बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग वैल्यू है। इसका मतलब एक चीज हो गया, मिनिमम वैल्यू तो 0 हो गई और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई। मतलब अपन ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो पावर फैक्टर है वो कहाँ से कहाँ तक वैलिड है, 0 से 1 के बीच में वैलिड है। 0 भी वैलिड है, 1 भी वैलिड है, यानी 0 से लेके 1 तक उसको रखा जा सकता है पावर फैक्टर को। क्लियर है बेटा? क्लियर है? यस। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगले वाले पॉइंट पे। अगला वाला पॉइंट क्या है? अच्छा, इसी की प्रॉपर्टी चाहिए जो हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। क्या? शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर का वैल्यू 0 to 1 होता है, अभी अभी मैंने बता दिया, क्या ही बताना, ये अपने ऑलरेडी क्लियर कर लिया। पावर फैक्टर का यूनिट होता ही नहीं है, ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ये ऑलरेडी हमने पता कर लिया है। और ये पॉइंट आपका रेजोनेंशियल कंडीशन, अनुनाद की स्थिति में पावर फैक्टर का मान कितना होता है। बच्चे ये इंटरेस्टिंग चीज है। रेजोनेंशियल कंडीशन क्या होती है, मैं आज ट्रेलर दिखाता हूँ, मूवी कल देखेंगे। रेजोनेंशियल कंडीशन होती है XL बराबर XC। अगर रेजोनेंशियल कंडीशन XL बराबर XC है तो पावर फैक्टर cos फाई बराबर R/Z होता है। अगर XL और XC बराबर है तो Z जो इम्पेडेंस होती है वो प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर होती है। अगर R और Z बराबर है तो cos पाई का वैल्यू कितना आ गया, 1। यानी अगर रेजोनेंशियल कंडीशन भी आती है तो भी उसका पावर फैक्टर का वैल्यू 1 आएगा। वैसे रेजोनेंशियल कंडीशन में आग कल लगाएंगे, कल हमारा AC फिनिश हो जाएगा, पूरा का पूरा फिनिश, 4 क्लास और अल्टरनेट करंट फिनिश। ठीक है, तो ये हो गया अपना अगला पॉइंट पावर फैक्टर का। ये वैसे पॉइंट अपन कल भी डिस्कस कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगले वाले पॉइंट पे। और अगला वाला पॉइंट का तो क्या ही बोले, अगला वाला करंट का तो क्या ही बोले, अगले वाले टॉपिक का तो क्या ही बोले। देखो, लॉसलेस करंट यानी कार्यहीन धारा या शक्तिहीन धारा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कितने सारे सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से, और ये सर बहुत ज्यादा सवाल रिपीट होता है इधर से। वोल्टलेस करंट, वैसे अपन इसके बारे में पीछे बात कर चुके हैं तो क्या ही बताना है, फिर भी देख लीजिए कैसे मैं बात कर चुके हैं, अभी बताऊंगा आपको। बेटा जो इंस्टेंटेनियस पावर है, जो आपका तात्क्षणिक शक्ति है, जो आपका इंस्टेंटेनियस पावर है, जो आपका तात्क्षणिक शक्ति है, अगर मैं उसकी बात करता हूं, इंस्टेंटेनियस पावर की बात करता हूं, तो उसमें धारा का एक ऐसा कंपोनेंट, धारा का एक ऐसा घटक जिसमें जो एवरेज पावर है, उस एवरेज पावर में वर्क का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता, कोई योगदान नहीं होता। जब कोई योगदान ही नहीं है तो वो तो यूजलेस हो गया, है ना, वो तो यूजलेस हो गया। तो हमने उसको क्या नाम दे दिया, वॉटलेस करंट, यानी शक्तिहीन धारा या कार्यहीन धारा। ये तो यूजलेस है, हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो ये पॉइंट आपको समझना होगा, कार्यहीन धारा या शक्तिहीन धारा, वॉटलेस करंट। बताओ क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं?
जल्दी बताइए वोटलेस जो आपका करंट है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। अब मैं यहाँ पे अगर आपको ऐड करना चाहूँ एक स्लाइड जिसमें मैं यहाँ पे अगर आपको क्लियर करना चाहूँ तो बेटा जो वोटलेस करंट है, अगर सर्किट में रेजिस्टेंस है तो आप मुझे बताओ जो आपका पावर कंजप्शन है पी एवरेज, मैं पीछे बता चुका हूँ वही तो बता रहा हूँ, पी एवरेज बराबर आपका होता है बेटा ई आर एम एस, आई आर एम एस और कॉस फाई, और अगर आर रेजिस्टेंस है पहला पॉइंट तो बेटा फेज डिफरेंस होता है 0, तो कॉस 0 का मान 1, यानी जो पावर कंजप्शन है वो मैक्सिमम होगा ई आर एम एस और आई आर एम एस की फॉर्म में। याद है सभी को, पीछे बता चुका हूँ। दूसरा ये आता है आपका वोटलेस करंट या आपका वाटहीन धारा, शक्तिहीन धारा। क्यों? क्योंकि चाहे एल हो चाहे सी हो तो इसके लिए फेज डिफरेंस आपका π/2 होता है, और वहाँ पे आपका पी एवरेज या पावर कंजप्शन आपका कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। यह है वो शक्तिहीन धारा जो एल या सी सर्किट के लिए आती है। ये बात आपको समझनी होगी, एल और सी के लिए पावर कंजप्शन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका फेज डिफरेंस आपका π/2 आता है। बताइए जरा, क्लियर है? बहुत अच्छे, शाबाश, ध्यान दिया बेटा, क्लियर है सभी बच्चों को। ये स्लाइड आपका मैंने ब्लैक स्लाइड लिया, ये अभी विजिबल नहीं होगा, ये गायब हो जाएगा अभी, देखिए, ठीक है। तो यहां तक हमने अपना जो चैप्टर है वो आपका फिनिश कर लिया है, और उम्मीद करता हूं कि ये अल्टरनेट करंट का तीसरा क्लास है। ये अल्टरनेट करंट का तीसरा क्लास है, अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये अल्टरनेट करंट का तीसरा क्लास है। पहला क्लास अगर आपने मिस किया तो देख लीजिएगा, दूसरा मिस किया तो देख लीजिएगा, और तीसरी क्लास में अगर लेट आए तो पूरा देखिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर बच्चे को अल्टरनेट करंट से ही लगता है। और अल्टरनेट करंट के फोकट के नंबर है, अगर उतार लिया अपने दिल दिमाग में तो। पहली बात, प्रैक्टिस की बात बच्चा अभी कमेंट कर रहा था, प्रैक्टिस मेरी होती है बच्चे 1:30 बजे, और वो भी टॉपिक वाइज, और वो होती है अनअकैडमी वॉरियर्स, जो आपका यूट्यूब चैनल है, YT का चैनल है, अनअकैडमी वॉरियर्स यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे होती है। और आज का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक मैंने रखा है फ्रिक्शन, और पहले के ऑलरेडी 6 टॉपिक का लिंक मैंने टेलीग्राम पे दिया हुआ है अपने चैनल पे। जस्ट अभी मुकेश सर वेट कर रहे हैं क्लास का, तुरंत आपका जो क्लास है वो स्टार्ट होने वाला है, तुरंत मुकेश सर क्लास लेके आ रहे हैं अभी जस्ट बाद में, और वो आपका प्रैक्टिस सेशन रहेगा। यहाँ पे मैंने लिंक डाल दिया है सभी क्लासों का, टीम आर सर का जो टेलीग्राम है वहाँ पे मैंने लिंक बना दिया है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस का, और टेलीग्राम पे डाल दिया है। कोई भी क्लास मिस मत करना, ठीक है, क्योंकि ये क्लासें बाद में रिमूव कर दी जाती है, हटा दी जाती है। तो क्लास में कैसा फील आया, क्लास को एंजॉय किया है, लाइक बटन पे प्रेजेंट लगा देना। कोई नया बच्चा अगर आया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना। मैं क्लास को सेव कर रहा हूँ, उसके बाद में आप अपना कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।